बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईसीटी लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फंक्शन ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है, सीपीयू क्या काम करता है। ठीक है, यहाँ पर सीपीयू की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है द फेच स्टेप। सबसे पहले तो ये होता है कि सीपीयू का फेच स्टेप क्या है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। This involves retrieving a binary instructions from a memory address and storing it the current instruction register। फेच स्टेप का काम क्या होता है, वो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को, जैसे कि बाइनरी कोड्स को मेमोरी एड्रेस के अंदर या मेमोरी के अंदर रख के उनको स्टोर करके करंट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनके अंदर रजिस्टर करता है। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ से ए प्रेस कर दिया, अब उसको ए का पता नहीं है, उसके अंदर एक कोड चला जाता है, मगर कोड से भी पहले उन जो कंप्यूटर होता है उसकी लैंग्वेज है बाइनरी, वो तो बाइनरी को समझता है। अब उन सारी बाइनरीज को वो क्या कर रहा होता है, फेच कर रहा होता है, उसको रजिस्टर करके किसी और जगह पर सेट कर रहा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इट स्टोर इन रजिस्टर कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर पीसी। ठीक है, देखें अब मैं सिंपली आपको मिसाल देता हूँ। जो मेमोरी को, एड्रेस को या इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर करके रखा जाता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, पीसी के अंदर एक प्रोग्राम बन जाता है वो। सो द सीपीयू कैन कीप ट्रैक एंड विच इंस्ट्रक्शन इज़ नेक्स्ट। सबसे पहले वो क्या करता है, जो रजिस्टर आपकी एड्रेस होती है। अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक सीपीयू है, एक सीपीयू के अंदर हम 50 रिक्वेस्टें भेज दें। मैंने ए प्रेस कर दिया, सॉन्ग भी चला दिया, अब यहाँ से मैं पावर पॉइंट भी चला रहा हूँ, यहाँ से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बहुत सारी इनके इंस्ट्रक्शंस उसके पास चलेगी। वो क्या करेगा, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को पहले तो बाइनरी कोड जो होते हैं ना उनको वो फेच करवाएगा। फेच करवाने के बाद उनको एक सीक्वेंस देगा, फ्रीक्वेंसी देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, एक ट्रैक सेट करेगा और उसके बाद कहेगा कि नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शंस कौन सी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर वो सारा काम होता है। आफ्टर एन इंस्ट्रक्शंस इज फेच्ड, जब ये सारी इंस्ट्रक्शंस फेच्ड हो जाती हैं, द पीसी इज अपडेटेड सो द सीपीयू नोन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इट हैज़ टू फेच। अब देखें सब सारा काम हो जाता है तो वो क्या कहता है, मुझे एक नेक्स्ट जो है ना स्पेस चाहिए, या नेक्स्ट जो है ना जो इंस्ट्रक्शन है वो मुझे चाहिए। अब सपोज़ करें यहाँ पर मैं इसे ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये काम हो जाएगा तो वो वेट करेगा कि अब नेक्स्ट क्या काम है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखें, यहाँ पर कुछ मेमोरी एड्रेसेस दी गई हैं। यहाँ से ये मेमोरी एड्रेस है और ये मेमोरी एड्रेस को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये मेमोरी एड्रेस है, इन मेमोरी एड्रेस को क्या कर रहा है, काउंट करके एक दूसरी जगह पर। देखें यहाँ से मैं एक मेमोरी एड्रेस दे रहा हूँ और वहाँ से काउंट करके उनको सेटिंग में लेकर आ रहा है। सारा काम इसी का यही है। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ द सीपीयू, वही हमारा जो है ना स्टेप है, मगर इसमें देखते हैं द डिकोड स्टेप। इसका ये बड़ा ख़ास स्टेप है डिकोडिंग का। दिस इन्वॉल्व सीपीयू आइडेंटिफाइंग द ऑपरेशन कोड्स। ठीक है, अब देखें ओपी कोड कहा जाता है इसको। अब मैं आपको सिंपल मिसाल दे दूं। अब देखें हर एक की एक यानी कि कोड होता है, हर एक की को उसको पहले तो डिकोड किया जाता है। अब हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू बहुत बड़े काम कर, यानी कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। उसको एक फाइल को अंडरस्टैंड करना, उसको डिकोड करना। डिकोड मीन्स हमने ए प्रेस कर दिया, अब लाजमी नहीं है कि उसके पास ए जाएगा, उसके पास कोई नंबर जाएगा। अच्छा, उसके पास एक सीपीयू के पास जब नंबर जाता है तो नहीं, वो हमें नंबर शो नहीं करता, वो हमें ए ही शो करता है। तो इसके बीच में जितना भी काम होता है, जैसे फेचिंग हो गया, अब ये डिकोडिंग हो गया, वो उसको डिकोड करेगा, पहले कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद उसको डिकोड करके हमें अपने एक रिजल्ट में टेक्स्ट में शो करवा देगा। इफ़ द ऑपकोड, जो ऑपकोड होता है, रिक्वायर द सीपीयू टू एक्ट द सम डेटा व्हेन द सेकंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन विल कंटेन आइदर द डेटा और द मेमोरी एड्रेस वेयर द डेटा इज स्टोरेड। देखें अब मैं सिंपल मिसाल दे दूं। ऑपकोड क्या होता है, वो रिक्वायर्ड करता है सीपीयू को टू एक्ट सम डेटा व्हेन द सेकंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विल कंटेन आइदर द डेटा और द मेमोरी एड्रेस वेयर द डेटा इज़ स्टोरेड। अब सिंपली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें जैसे कि हमको अगर सपोज़ करें एक डेटा है, हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है,
वो कंटेन करता है किस चीज़ को, एक कोड को कंटेन कर रहा होता है। अब हम सिंपली समझे तो एक इंस्ट्रक्शन जो होती है, उस इंस्ट्रक्शन को उस डेटा के मुताबिक वो क्या कर रहा होता है, एड्रेस कर रहा होता है और डेटा को जाकर कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा होता है। अब सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने एक नोटपैड पे फाइल बना दी, अब मैं उस फाइल को सेव करता हूँ। अब लाजमी जब मैं उस फाइल को सेव करूँगा तो एक सीपीयू के पास वो फाइल या जो मैंने लिखा हुआ है वो एक कोड में जाएगा, ठीक है, वो कोड ही होगा। अब उस कोड को सेट करके वो अपने माइंड में सेट करके, ब्रेन में सेट करके दूसरी जगह पर जाकर स्टोर करवाएगा, दूसरी जगह पर जाकर रख देगा। तो ये जितना भी काम होता है, ये काम होता है इसका, ठीक है, डेटा का काम होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेमोरी काउंटर है और ये मेमोरी पी कोड है, ये इसका कोड है, ठीक है, ओपी कोड है। और उसके बाद ये है एड्रेस ऑफ द डेटा, डेटा की एक एड्रेस है जहाँ पर जाकर डेटा सेव हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं द फंक्शन ऑफ द सीपीयू में सेकंड जो है वो है द एग्जीक्यूट स्टेप। अब देखें ना, हमने डेटा को फेच करवा दिया, डिकोड करवा दिया, अब एग्जीक्यूट भी तो करेंगे। उसमें देख लेते हैं क्या होता है इन दिस स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर होता है कंट्रोल यूनिट लिंक टुगेदर द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट आर नीडेड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। अब देखें, सपोज़ करें मैंने ए को प्रेस कर दिया, मैं बी को प्रेस कर दिया, मैंने एक नोटपैड फाइल को सेव कर दिया। अब जो डिकोड वगैरह करके सारा काम करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसको रन करेगा, लाजमी उसको कहीं ना कहीं सेव करेगा, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ़ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व इंटीजर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस then the arithmetic logical unit ALU would be connected to the relevant memory location। अब देखें, सपोज़ करें कोई मैथमेटिकल काम हो रहा है, लाजमी नहीं है कि हम जो सेव कर रहे हैं वो हमारा टेक्स्ट फाइल में है, किसी इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ALU जो है ना वो मेमोरी के साथ रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। सम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अल्टर द प्रोग्राम काउंटर रादर देन प्रोड्यूस रिजल्ट डेटा। अब देखें, कुछ टाइप की जो डेटा होती है या जो कुछ टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं वो अल्टर्ड होते हैं, यानी कि मैं सिंपली आपको बता दूं। अब कुछ टाइप के प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो यानी कि अब मैं मिसाल दे दूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि मेरे दादा का नाम क्या है। अब आप परेशान हो जाओगे, पता है क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि सर तकरीबन आपका ही नाम नहीं पता तो आपके दादा का नाम मुझे कहाँ पता होगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इरिटेट कर रहे होते हैं। मगर कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे यानी कि कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो वो क्या करता है, उनको भी एज रिजल्ट में यानी कि शो करवा जाता है। दिस अलोज प्रोग्राम टू कैरी आउट इटरेशंस लूप्स एंड कंडीशनल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट द रादर देन स्टेपिंग थ्रू इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीक्वेंस। अब वो क्या कर रहा होता है, जैसे कि उसको जब तक बात समझ में नहीं आ रही थी, जब तक वो काम को समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या करता है, वो करता है इटरेशन चलाता है उसकी लूप्स के थ्रू, यानी कि वो काम करता रहता है, एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक उसको वो समझ में नहीं आ जाता या जब तक वो बात को क्लियर नहीं कर पाता, ठीक है। या जब तक वो कंडीशन में, अगर आपको कहूँ कि 1 से 100 तक काउंट करें तो 1 से लेकर 100 तक आप काउंट करते रहोगे, लूप चलाते रहोगे। तो ये भी उसी तरीके से होता है, ठीक है। सम इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व द एडिशनल राइट बैक, ठीक है, स्टेप इफ़ डेटा इज़ रिटन बैक टू रैम। अच्छा, कब कुछ तो ऐसा भी होता है कि हमने सपोज़ करें में हमने काम किया, उसको सेव किया, उसको दोबारा से भी राइट कर सकते हैं, एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो वो सारा काम भी इसमें ही होता है, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर्स वीएस जो है ना परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। क्लॉक स्पीड सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। अल्दो इट माइट सीम दैट द कंप्यूटर इज कैरी आउट मेनी टास्क सिमिलरली, द CPU इज एक्चुअली ओनली ओवर प्रोसेसिंग वन इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम एंड इट कंटिन्यूसली स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब देखें, अब मैं सिंपली से मिसाल दे दूँ आप लोगों को, जैसे कि आपको और हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर रहा होता है और सेम काम भी कर रहा होता है, ठीक है। CPU सारे काम कर रहा होता है। अब देखें, सपोज़ करें कि एक इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाती है, मैंने 2 मरतबा ए को प्रेस किया तो ये सेम काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना
सेम काम का काम आ जाता है। तो इन सबको भी वो क्या कर रहा होता है, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू यानी कि सेट कर रहा होता है। वहाँ पर भी एक आंसर जो होता है वैल्यूएबल आंसर दे देता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये द स्पीड दैट प्रोसेस एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द क्लॉक स्पीड, इट इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। अब देखें, सपोज़ करें अब क्लॉक स्पीड में मैं मिसाल देता हूँ। जैसे कि मैंने मिसाल दिया कि बहुत सारे काम जो होते हैं कंटिन्यूसली सेम टाइम पर सेम काम चल रहा होता है, सेम प्रोसेस चल रहा होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर ये होता है कि जो एग्जीक्यूशंस होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको कुछ मेगाहर्ट्ज़ के अंदर जो ना मेजर्ड करके उन काम को वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं द CPU रिक्वायर्ड फिक्स नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म ईच इंस्ट्रक्शंस। उनको एक टाइम चाहिए बिल्कुल। जैसे कि मिसाल के तौर पे 4 इंस्ट्रक्शंस दे दी मैंने, एक इंस्ट्रक्शन जाएगी, उस टाइम के अंदर दूसरी इंस्ट्रक्शन जाएगी। अब देखें, एक जो है मिसाल के तौर पे मैं सॉन्ग चला रहा हूँ। अब सॉन्ग जो है वो हमेशा मेरे CPU के ऊपर रहेगा। ठीक है, जब तक 5 मिनट 6 मिनट ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो रहेगा। तो ये जो होता है ना, अब क्लॉक स्पीड पे काम डिपेंड कर रहा होता है। ये देखिए, यहाँ पर एक शेप है, इस शेप को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 क्लॉक साइकिल जो होती है वो इस तरीके से काम करती है। द डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम द क्लॉक कंट्रोल द रेट दैट द CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब देखें, सिंपली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। समरी कुछ इस तरीके से कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो एक क्लॉक स्पीड में मेजर्ड हो रहा होता है, काउंट हो रहा होता है। ठीक है, अब वो काउंट होकर किसी न किसी टाइम में, किसी न किसी वक्त में वो हमें शो हो जाता है। अब वो कितना टाइम लेता है, कितना वक्त लेता है, वो जो है ना आपको पता है कि अब मैं सपोज़ करें एक CPU एक दिमाग है मेरा। अब मेरे दिमाग में 3 से 4 ख़यालात चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मुझे अभी ये भी काम करना है, मैं सोच रहा हूँ मुझे अभी वीडियो भी बनानी है, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाने के बाद एडिट भी करनी है। 7 से 8 काम मेरे माइंड में चल रहे हैं। अब इन सब काम को करने के लिए जब मैं इनको परफॉर्म करूँगा तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कंट्रोलिंग लगेगी। ठीक है, इन सब को मैं कंट्रोल करने के बाद में एक टाइम लेकर वहाँ पर उनको शो करवा दूँगा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की कहानी है। ये भी यही कह रहा है कि भी क्लॉक स्पीड क्या होता है, वो सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एक सीक्वेंस में लेकर आकर उनको एक टाइम के अंदर शो करवा देता है। यहाँ पर आ जाते हैं CPU कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस। CPU के जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंस क्या होती है। कैशे साइज़ क्या होती है वो देख लेते हैं हम। कैशे मेमोरी इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी। कैशे मेमोरी जो होती है वो स्मॉल अमाउंट होता है, छोटी सी मेमोरी होती है मगर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। दैट इज़ बिल्ट इन टू द CPU। ये बिल्ट CPU के अंदर ही होती है, CPU के अंदर बिल्ट इन होती है। इनको कोई इंस्टॉल करने की या ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट आर इन यूज्ड बाय द CPU आर कॉपीड फ्रॉम द रैम इनटू द कैशे मेमोरी। अब देखें, सपोज़ करें कि एक कैशे मेमोरी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर यानी कि यूज़ होती है। अब वो क्या करती है, कैशे मेमोरी एक रैम के थ्रू जो है ना डेटा को कॉपी करती है और उसके बाद कैशे मेमोरी के अंदर अपनी मेमोरी के अंदर रख देती है अलॉन्ग विद दी एसोसिएट मेमोरी एड्रेसेस। अब देखिए ना, वो मेमोरी एड्रेसेस के साथ साथ थ्रू वो यानी कि सारा काम कर रही होती है। सपोज़ करें छोटे छोटे परफॉर्मेंस जो होते हैं, एरर्स के परफॉर्मेंस जो होते हैं वो कैशे मेमोरी देती है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैशे मेमोरी को हमने देखा और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ द CPU नीड टू एक्सेस अ मेमोरी एड्रेस, it first check the cache memory to see it there is a match। ठीक है, if there is then it access to the content of the cache version। देखें, सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी मेमोरी को एक्सेस करवा रहे होते हैं, किसी भी मेमोरी को देख रहे होते हैं या हम किसी मेमोरी को एड्रेस्ड कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसका यानी कि मेमोरी के साथ मैच होना लाजमी है। अगर मैच नहीं होता इन केस, तो वो क्या कर रही होती है कि उसको सपोज़ करें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
अब मेरे पास जो है ना एक एरर आ रहा है बार बार, एक मेरे पास एरर आ रहा है, या मेरे पास एक छोटा सा काम है, मैं रैम की बात नहीं कर रहा, कैशे मेमोरी की बात कर रहा हूँ। अब देखिए मैं जो है ना बार बार ए प्रेस कर रहा हूँ। अब कैशे मेमोरी क्या होती है, उसकी साइज़ तो छोटी होती है मगर उस काम को बड़ा तेज़ कर रही होती है, इस काम को बड़ा तेज़ से स्पीड में। अगर वो काम उस मेमोरी के मुताबिक होगा तो उसको सही तरीके से करेगी, अदरवाइज़ उसके अंदर इशू आ सकता है। अब देखिए ये कंट्रोल यूनिट है, एफयू है, यहाँ पर डेटा बस है, ये डेटा बस के थ्रू डेटा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, डेटा ये ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये सारा का जो भी काम हो रहा है ये कैशे मेमोरी यहाँ पर काम को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर थोड़ा सा समरी को अगर हम समझें तो समरी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए सिंपल सी बात है, कैशे मेमोरी जो होती है वो हमेशा क्या कर रही होती है, एक यानी कि एक मेमोरी यूनिट है, यानी कि एक स्टोरेज पॉइंट है, उसके अंदर मेमोरी तो रखी जाती है, उसके अंदर स्पीड बहुत होती है मगर वो छोटी सी मेमोरी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक सीपीयू के अंदर होती है। जैसे एक कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, ब्रेन होता है, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, अब उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि अगर किसी भी टाइप का एरर या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या किसी भी टाइप का कोई ऐसा काम जो उससे मैच नहीं होता या उससे मैच होता है तो उस सब को वो कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, यानी कि सपोज़ करें कि मेरा MS वर्ड जो है वो करप्ट हो चुका है। अब करप्ट हो गया ना, मुझे जो है वो एक एरर के फॉर्मेट में मेरी कैशे मेमोरी शो करवा देगी। ये सारा काम कैशे मेमोरी का होता है, मगर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है तो ये जल्दी जल्दी में हमें काम करके दे देती हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ आज का लेक्चर समझ में आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।